आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। क्या है वो कि जब किसी भी कंडक्टर्स में या कंडक्टर के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराते हैं तो कंडक्टर के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, जो चार्जेज हैं उसके अंदर में, वो किस तरह से इफेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा गॉस थ्योरम जो है उसका भी एप्लीकेशन रहेगा, जिससे और समझ में ज़्यादा आएगा कि गॉस थ्योरम का जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम पढ़ा था उसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा चैप्टर? ये हमारा वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर में सबसे पहले आप एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके पास एक कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टिंग मटेरियल है आपका। ठीक है, अब इस कंडक्टिंग मटेरियल है तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स हैज, प्योर जो कंडक्टर होगा, जो आइडियल कंडक्टर होगा, कंडक्टर हैज टू मेनी मतलब अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट ही बोलिए, अप्रोक्सीमेटली टू मेनी मतलब इनफाइनाइट, टू मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है जो कि तैर सकता है इसके अंदर में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो किसी से बाउंड नहीं होता है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, देखिए कि सपोज कीजिए ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसके अंदर में आप अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं, ठीक है, कंडक्टर का मतलब मान लीजिए कॉपर है, कॉपर का ये लग्स है या उस टाइप का कुछ है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इस पर लगेगा तो इसके अंदर में चार्जेज हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना शुरू कर देगा, अपोजिट सॉरी इस तरफ चार्जेस मूव करना शुरू कर देगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसे अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना होता है। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े थे। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड में इकट्ठा होने की कोशिश करेगा, और जो इधर आएगा तो कहीं ना कहीं से वो न्यूक्लियस छोड़ के आएगा, तो पॉजिटिव चार्जेज उसके अपोजिट में जनरेट हो जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर में क्या होगा कि एक साइड में नेगेटिव चार्जेज बहुत सारा इकट्ठा होते जाएगा और दूसरे साइड में अपोजिट चार्जेज प्लस चार्जेज इकट्ठा होते जाएगा, एंड सो ऑन। ये एक रफ आइडिया हमने दिया कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब ऐसा होगा तो ये सिचुएशन क्या होता है, यही तो पोलराइजेशन कहलाता है। ये है आपका पोलराइजेशन, मतलब कि जो इसके ये जो है कंडक्टर है वो पोलराइज्ड हो गया है। पोलराइज मतलब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया है और एक तरफ नेगेटिव चार्जेज आ गया है। तो पोलराइजेशन समझ में आ गया क्या है। अब ये जब होगा तो ये कब तक होगा, इसके अंदर तो मैंने कहा इनफाइनाइट इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या ये होता ही रहेगा हमेशा? चार्ज का जो मूवमेंट है नेगेटिव चार्ज का, वो इधर से इधर होते रहेगा कब तक? क्या रुकेगा ही नहीं? तो इसको समझिए इस तरह से कि जब चार्जेज इस तरफ से इस तरफ आने लगता है, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट होना और यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से इनका भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और ये वाला फील्ड जो है वो अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड है, ये एक्सटर्नल फील्ड है। और जो इन चार्जेज की वजह से, इंड्यूस्ड चार्जेज की वजह से हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसके अपोजिट होगा। ध्यान दीजिए, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ फील्ड होता है इस तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी फील्ड है बाबा, और ये फील्ड इस तरह से, ये कहलाता है इंड्यूस्ड फील्ड। ठीक है, तो जैसे जैसे चार्जेज यहाँ पर बढ़ते जाएगा दोनों साइड्स में, उस तरह से इंड्यूस्ड फील्ड का इफेक्ट भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो जो इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहाँ पर, इन जगहों पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना तभी बंद करेंगे जब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। मतलब कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे, फिर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बैठा रहेगा उस पर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो कब तक होता है ये फिनोमेनन चार्ज का मूवमेंट? जब तक कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो जाए। ठीक है, तो ब्लू में है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इंड्यूस्ड है और ये एक्सटर्नल है। तो हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड द कंडक्टर
ये लिखते हैं इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स will keep on moving under the influence of external electric field until and unless induced electric field becomes equal to external electric field. This state is called steady state. अदरवाइज क्या था, वो अनस्टेडी रहता है, वो स्टेबिलिटी नहीं आया, अभी स्टेडी स्टेट नहीं आया क्योंकि फील्ड है और इंड्यूस चार्ज बढ़ते जा रहा है तो वो स्टेडी स्टेट नहीं है। तो इससे एक चीज उभर के सामने आता है, वो ये चीज होता है कि भाई साहब स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो नहीं सकता है। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो वो स्टेडी स्टेट नहीं है, चार्ज उसके अंदर रहेगा तो वो मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी अगर यही सिचुएशन अगर हमें असली में दिखाना हो स्टेडी स्टेट में, तो स्टेडी स्टेट में दिखाइएगा तो अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं करना चाहिए। ठीक, एक चीज आपको ये क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक चीज आपको क्लियर हो गई, क्या हुआ कि अगर हम कोई भी एक ये कंडक्टर लेते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराते हैं तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर एंटर तो करेगा, ठीक है, और एग्जिट भी करेगा, लेकिन इसके अंदर से होके इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा अगर ये कंडक्टर है तो। ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ये कंडक्टर है तो कुछ इस टाइप का होना चाहिए, अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने देखा उसके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये दिखाया हुआ गलत है। ठीक है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाएगा, E = 0 होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये गलत है। ये जो हमने दिखाया है ये लाइन सही नहीं है। और क्यों गलत है उसको आप समझिए, वो भी एक मेटल का प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि अगर इसके सरफेसेस पे मेटल का सरफेस जो है, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी दो पॉइंट ए और बी ले लीजिए और इसके बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहा तो क्या होगा, यहाँ का चार्ज यहाँ आने लगेगा, यहाँ का चार्ज यहाँ आने लगेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो इसका मतलब कि जो भी सरफेस है वो सारा सेम पोटेंशियल पर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक दूसरी प्रॉपर्टी उभर के आती है, एक तो आ गया इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारे सामने आ रही है वो क्या हो रहा है, वो ये हो रहा है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। क्लियर हो रहा है? सरफेस ऑफ कंडक्टर क्या होगा, इक्विपोटेंशियल हो गया। इक्विपोटेंशियल मतलब इस पर अगर हम 2-3 पॉइंट ले लें, ए बी सी, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो ये सारा VA = VB = VC ये होगा। ठीक है, तो सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल मतलब ये कंडीशन होता है, A B C D कोई भी पॉइंट ले लीजिए सरफेस के ऊपर, उनका पोटेंशियल सेम होगा। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में हमने एक पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर एंटर करता है या एग्जिट करता है हमेशा। तो इसका मतलब कि ये तो परपेंडिकुलर दिख नहीं रहा है, ध्यान से देखिए, क्या ये इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है? नहीं है, तो कुछ एंगल बना रहा है, ये भी नहीं है, ये थोड़ा बहुत लग रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कोई भी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है तो इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें ऐसे घुसना होगा उसको ताकि परपेंडिकुलर लगे। ठीक है, परपेंडिकुलर एंटर करेगा और परपेंडिकुलरली एग्जिट कर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर इसे दिखाना हुआ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी कंडक्टर से, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आने के बाद इसके क्लोज हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर ही एंटर करे, भले यहाँ पे दूर में हो, लेकिन यहाँ आने पर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब वो यहाँ से निकलेगा तो कुछ इस टाइप से निकलेगा कि हमेशा इस पर परपेंडिकुलर ही रहे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाना चाहिए, बस ये ऐसे एग्जिट करेगा। तो ये जो जितना भी है ये परपेंडिकुलर है, इस पर सरफेस पर परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा काम। ठीक है, किसी भी शेप का ये हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन शेप सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड सही रहेगा। और ये मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो ये कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया? 2 नंबर कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो कंडक्टर का सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल होगा। ठीक है, अब दूसरी एक और चीज लेते हैं हम लोग। तो कंडक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड तीसरा नंबर पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है कि फील्ड इनसाइड ए होल इज ऑलवेज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनसाइड इनसाइड ए होल ऑफ ए कंडक्टर, अगर अंदर में कोई चार्ज नहीं है तो वो जीरो होगा। ये कंडक्टर, इसके अंदर ये होल है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है और ये इसके अंदर में होल है, ये वाला। तो इस होल के अंदर में अगर कोई यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। गॉस थ्योरम लगा करके आप देख सकते हैं। गॉस थ्योरम है जो होता है इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू जीरो, सॉरी ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी एस जीरो है, अगर ई जीरो है तो क्यू भी जीरो होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई चार्ज रहता है यहाँ पर तब हम लोग नहीं बोल सकते थे कि इसके अंदर फील्ड भी जीरो है, लेकिन अभी बोल सकते हैं इसके अंदर फील्ड भी जीरो है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, फोर्थ नंबर पॉइंट, वो है चार्ज डेंसिटी ओवर कंडक्टिंग सरफेस। वो क्या होता है और वो कैसे होता है? चार्ज डेंसिटी ओवर ए कंडक्टिंग सरफेस, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या होता है? कंडक्टिंग सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल, ये हमें पता है। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑन दी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, ये तो हमें पता है। तो सरफेस इक्विपोटेंशियल है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेसेस का अलग अलग हो तो जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कम है वहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा। तो एक हम लिखते हैं जैसे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है नॉर्मली। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा is inversely proportional to radius of curvature, is inversely proportional to radius of curvature। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या हो गया? देखिए कि मान लीजिए कि इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, क्या है? ऐसे ऐसे है, ऐसे सिंपल बता रहे हैं। तो इस शेप का कंडक्टर है, तो ये जो रीजन है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा का मतलब कि ये छोटा सा पोर्शन अगर लीजिएगा तो एक बड़े सर्कल का पार्ट बनेगा जिसका सेंटर यहाँ कहीं है, तो ये रेडियस हो गया इसका। लेकिन अगर इस जगह पर लीजिएगा तो ये छोटे से सर्कल का पार्ट बनता है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ सेंटर है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस पर कोई चार्ज हम डाल दें, क्यू चार्ज डाल दिए, तो पता चलेगा कि ज़्यादा मैक्सिमम चार्ज यहीं पर, जहाँ पर कम रेडियस ऑफ कर्वेचर है वहीं पर कंसंट्रेट हो जाएगा, और इन सब जगह पे कम रहेगा डेंसिटी ये। ठीक है, इसको और अच्छे से दिखाते हैं नेक्स्ट पेज में। मान लीजिए कि इस टाइप का कोई एक हमारे पास शेप है और इसमें हमने क्यू चार्ज इंजेक्ट कर दिया है, बहुत सारा चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी जो बताता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए अगर ये छोटा सा पोर्शन लेते हैं हम तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? तो ये एक छोटा सा सर्कल बनेगा इस तरह से, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रफली बता रहे हैं। लेकिन अगर इसी का लीजिएगा यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है इस रीजन में, तो देखिए ये जो है ना ये बहुत बड़ा सर्कल बनाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। अगर हमें सर्कल बनाना भी होगा तो ये बहुत बड़ा सर्कल बनेगा, तो इतना बड़ा सर्कल बनाए लगभग, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है। तो चार्ज डेंसिटी जो है क्या बोलता है कि जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है वहाँ कम होगा। ठीक ना? तो अगर हम चार्ज डेंसिटी दिखाएं तो ऐसे दिखाएंगे, यहाँ पर चार्जेस दूर दूर में है, डेंसिटी कम है, और जैसे जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है वैसे ही चार्ज डेंसिटी बढ़ जा रहा है। क्लोज हो गया
एक क्वालिटेटिव दिखाने का तरीका। और जहाँ ये हो गया। अब इसका प्रूफ भी है, हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि दो कंडक्टर्स है, ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर्स है, सिंप्लिसिटी के लिए एक छोटा है और एक बड़ा है। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, इनका रेडियस मान लीजिए r1 है, इनका रेडियस r2 है, ठीक है। और इस पर चार्ज डाल दिया गया है कुछ, कोई चार्ज है q1 और इस पर चार्ज है q2। और इन दोनों को बाद में एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इनका जो पोटेंशियल था पहले, जोड़ने से पहले, जब यहाँ पर जोड़ा हुआ नहीं था, तो इसका कुछ पोटेंशियल था, इसका भी कुछ पोटेंशियल था। अलग अलग होगा इनका पोटेंशियल, चार्जेज अलग है, रेडियस अलग है। हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्या होता है वो पता है। और जब इनको जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, चार्ज इसके अंदर में एक से दूसरे में फ्लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज का नियम है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, और पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ वी ए, पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वी ए, वो हो जाएगा के Q1 बाई R1, और यहाँ पर वी बी इक्वल टू हो जाएगा के Q2 बाई R2। सिंपल सी बात है। अब जब इनको कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ दिया जाएगा तो हमारे पास पोटेंशियल वी ए इक्वल टू वी बी, ठीक है। इफ कनेक्टेड थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, इफ कनेक्टेड थ्रू, तो क्या हो जाएगा, वी ए इक्वल टू वी बी। वी ए इक्वल टू वी बी नहीं कहेंगे, कनेक्टिंग वायर से जब कनेक्ट करेंगे तो सब कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा वी, ठीक है। इसको वी ए डैश बोल लीजिए, वी ए डैश इक्वल टू वी बी डैश, ठीक है। अपर कनेक्टिंग सम कॉमन पोटेंशियल, ये हो जाएगा। इसका चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा वन इक्वल टू बोल देते हैं क्या, टोटल चार्ज बाई 4πr1²। और इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा टू टोटल इक्वल टू Q2 बाई 4πr2², है चार्ज अपॉन एरिया। ये इनका चार्ज डेंसिटी है। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो इनका क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल वी ए डैश, इसको हम लोग केवल वी मानते हैं थोड़े टाइम के लिए। तो जो कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, इस तरह से R1 और ये R2, यही था ना छोटा बड़ा, हाँ ठीक है। तो ये मान लीजिए R1 है और ये R2 का है, इनको जोड़ दिया गया है और जोड़ने के बाद इनका कॉमन पोटेंशियल V हो गया है। तो टोटल चार्ज जो होगा वो तो कंजर्व रहेगा, पहले Q1 था बाद में और Q2 था इसमें, तो बाद में भी इस टोटल सिस्टम का मतलब इसके अंदर का चार्ज तो कहीं जा नहीं रहा है ना, तो बाद में भी Q1 प्लस Q2 रहेगा। इसमें एज्यूम कर सकते हैं हम लोग कि कोई चार्ज मान लीजिए Q1 से Q2 में चला गया, तो Q डैश चार्ज जो है इस तरफ फ्लो हो रहा है कॉमन पोटेंशियल होने में स्मॉल q, तो इस पर बाद में चार्ज हो गया Q1 माइनस स्मॉल q, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद, और इस पर Q2 प्लस q हो गया, Q2 नहीं हाँ Q2 प्लस q हो गया, ठीक है। तो अब जो इसका पोटेंशियल हो गया वो हो गया k Q1 माइनस स्मॉल q बाई R1, और इसका हो जाएगा k Q2 प्लस स्मॉल q बाई R2। ये आपका कॉमन पोटेंशियल हो गया। यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है कि आप कनेक्ट करिएगा तो ये रिलेशन आ रहा है, ये कॉमन पोटेंशियल का रिलेशन हो गया, ठीक। तो के कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ गया आपका Q1 बाई R1 माइनस Q2 बाई R2 इज इक्वल टू Q1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, कुछ इस टाइप का आया।
तो इस तरह से आप स्मॉल क्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा, जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है एक से दूसरे में, इधर से हो या इधर से हो, वो चार्ज निकाला जा सकता है यहाँ पर कि चार्ज ट्रांसफ़र क्या होगा। तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 R2 माइनस Q2 R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये रिलेशनशिप एक आता है कि इस टाइप का सिचुएशन जब भी हो आपको, तो ये रिलेशनशिप आता है। जो ये क्या है, चार्ज ट्रांसफर्ड, चार्ज ट्रांसफर्ड, एक से दूसरे में जो ट्रांसफर हुआ है वो इतना अमाउंट हुआ है। क्लियर? ठीक है। एक और चीज देखिए इसमें क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि अगर ये कोई एक इस कंडक्टर है या इंसुलेटर है, कुछ भी है, इसके ऊपर में कोई चार्ज हम रख दे रहे हैं, तो हमारे पास जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो है कि Q बाई आर, है ना। के क्यू बाई आर फॉर्मूला है। इसका मतलब हो गया क्यू इज, अगर एक पोटेंशियल जो है सेम हो किसी भी मेटल के ऊपर में, यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का भी पोटेंशियल होगा, भले इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। तो देख रहे हैं हम लोग कि अगर पोटेंशियल सेम हो तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर, है कि नहीं। इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू के आर हो जा रहा है, तो क्यू इज प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। ठीक है। तो अब Q इज प्रोपोर्शनल टू R का मतलब हो गया कि Q बाई आर स्क्वायर अगर कीजिए तो वो हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, और Q बाई आर स्क्वायर क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, सिग्मा। इसका मतलब कि Q बाई आर जो है वो सिग्मा, पूरा ही लिख देते हैं हम आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। Q इज प्रोपोर्शनल टू आर, देयरफॉर Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई 4 पाई आर, 1 बाई 4 पाई आर, हाँ ठीक। तो इसका मतलब सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ये हो गया। तो चार्ज डेंसिटी जो हमने कहा शुरू में कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो ये हो गया। तो इसका मतलब हो गया अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो यहाँ चार्ज डेंसिटी दूर दूर होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, और यहाँ कम है तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हो जाएगा। अब कोई अगर मान लीजिए ये पॉइंट है, इसमें ये ए है और ये बी है, तो अगर क्वेश्चन आ गया कि ए और बी में दो पॉइंट में सिग्मा का रिलेशन क्या है, तो ऑफ कोर्स यहाँ लिख सकते हैं सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए। ठीक है, इस रिलेशनशिप से। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कुछ इस टाइप का अगर शेप हो, इस टाइप का कंडक्टर का, अगर इस पर कुछ आप चार्ज रख दिए तो ऑलमोस्ट सारा का सारा चार्ज जो है वो टिप पर आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर नुकीला है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे छोटा है, तो चार्जेस सब वहीं एक्युमुलेट हो जाता है। और जो लाइटनिंग कंडक्टर दिया जाता है, हर छत पर एक छोटा सा त्रिशूल टाइप का बनाया जाता है ऐसे, या एक केवल एक नुकीला छोड़ दिया जाता है। उसका कारण यही होता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम होता है, और थंडरिंग के समय जो भी चार्जेस को आना होता है वो इसी के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक, वो और कहीं नहीं जा करके इसके थ्रू आ करके और अर्थ में चला जाता है। यही इसका फंडामेंटल बेसिक होता है। क्लियर?